हेलो दोस्त। जन संधारण को सूचित किया जाता है कि आरआरबी एनटीपीसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑर्डिनरी कैंडिडेट का होने जा रहा है। ऑर्डिनरी बोले तो ऐसे कैंडिडेट जो लेवल 6 में सीबीटी 1 में अच्छे नंबर लाए थे। अब यहाँ पे 16 डॉक्यूमेंट चाहिए होती है, लेकिन 16 डॉक्यूमेंट में बहुत सारी गलतियाँ किसी न किसी की रहती है और हर लोग अलग अलग क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं। तो सबको एक ही वीडियो में सभी गलती से सुधार क्या हो सकता है और सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो देखिए, प्राकृतिक का बढ़िया नियम यह है कि जो रेलवे कहे वो जमा करा दीजिए, सबसे बढ़िया नियम है। लेकिन कई बार क्या होता है कि समय बीतने के साथ, मान लीजिए 10th आपने किया, उसमें नाम गलत हो गया, तो समय बीतने के बाद उसको सुधार करने में इतनी मेहनत लगती है कि वो प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व होता। तो वो ऐसी ऐसी चीज़ों को निकाल के लाए हैं और मैं अपने कह सकते हैं 17-18 साल का एक्सपीरियंस से इसमें आपको सारी चीज़ें निकाल के लाए हैं कि किसका सॉल्यूशन क्या है, इसमें बात करेंगे। जैसे स्पेलिंग चेंज, ईबीसी सिलेक्शन कर दिए, सर्टिफिकेट का किसी का इशू है, रिजल्ट बाद में डिक्लेयर हुआ है, पहले डिक्लेयर हुआ है, परसेंटेज किसी का मार्क्स गलत फॉर्म में भरा गया है, या एक आपकी कैलकुलेशन में गलत है, या आपके मार्कशीट में गलत है, आपकी फाइनल मेरिट शीट नहीं है, एड्रेस का प्रॉब्लम है, परमानेंट टेम्पोररी का, ईडब्ल्यूएस ओबीसी का फाइनेंशियल ईयर है, किसी भी कम्युनिटी का, एससी एसटी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। तो देखिए, इन सारों का सॉल्यूशन एक है जो आपके पास, अगर रेलवे जो कह रहा है उस फॉर्मेट में है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आगे बात करेंगे सुधार की बात। इसके लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा, हम एक वेबसाइट www.railwaylifealp.com में लोगों की सहायता के लिए ही कोशिश किए हैं कि इस वेबसाइट पे कुछ न कुछ किया जाए जिससे लोगों को सहायता मिले। और इस पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ही एनटीपीसी स्पेशल इसको बनाया है। हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका दो वेरिफिकेशन होगा। पहला तो आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अभी डीबी और मेडिकल एग्जामिनेशन के साथ हो रहा है। उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर का भी डॉक्यूमेंट एक होता है जिसको भी आपको भर के देना होता है। और दोनों इसमें मैं जोड़ के चल रहा हूं कि जिससे आपको फ्यूचर में ये काम आ जाए। तो नीचे है आपका दूसरा वेरिफिकेशन का, यानी आपकी ज्वाइनिंग वाले वेरिफिकेशन का। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसमें आपकी कागजात देखी जाएगी। तो अभी तक आरआरबी चेन्नई का ही केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल आया है, वो 26 से 30 तक का है। बाकी आरआरबी का भी इसी के आसपास आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी वो प्लानिंग कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, और तैयारी जैसे ही तैयारी हो जाएगी आपको वेबसाइट पे दिया जाएगा। और कल फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन है, 2 दिन में आपको आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो कैंडिडेट किसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो सफलता प्राप्त कर लिए हैं। लेकिन सफलता प्राप्त करने के बाद अब उम्मीदवार की परीक्षण की घड़ी है। तो देखिए, सबसे पहले तो एक तो बायोमेट्रिक है। बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंट में तो नहीं आता, लेकिन बायोमेट्रिक आपका मैच होना चाहिए। और दूसरा, आपकी हैंड राइटिंग आपकी मैच होनी चाहिए। तो देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि मैं हैंड राइटिंग को बड़े लेटर में लिख दिया हूँ, छोटे में लिख दिया हूँ, थोड़ा गैप दे के लिखा हूँ। तो देखिए, रेलवे कुछ नहीं करता, बड़ा छोटा क्या लिखे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आपने जैसा पहले लिखा था इस बार भी लिख देना, बस, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हैंड राइटिंग नहीं मिलेगा तो आपको एक ऑफिसर के सामने पेश कराया जाएगा। वो ऑफिसर आपको उस पर निर्णय लेंगे। हो सकता है उनसे कहे कि आपकी बायोमेट्रिक मैच कर रही है, आपका कुछ पर्सनल डिटेल आपकी फॉर्म से देख के पूछ दिया जाए, या और कोई चीज़ें पूछ दिया जा सकता है जो थोड़ा सा आपकी कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए कि ये कैंडिडेट सही है या नहीं है। ये भी एक ऑप्शन होता है। हालांकि वो आपका इंटरव्यू नहीं है, लेकिन सत्यता को जांच करने का एक तरीका है। मैं 2 बार ऐसा फेस कर चुका हूँ। वहाँ पे मैं पहली बार भुवनेश्वर गया था तो वहाँ पे कोई इशू नहीं था मेरा, लेकिन उस समय क्या हो रहा था, भुवनेश्वर पहली बार आरआरबी शुरू हुई थी उस समय, जब मैं 2004 की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे ऐसे ही होता था, पहले लोगों को सारे पेपर मिला लिए जाते थे और हैंड राइटिंग मिला लिए जाते थे। थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन होता था तो चेयरमैन साहब के सामने ले जाया जाता था और लोगों का कॉन्फिडेंस देखा जाता था 2-3 क्वेश्चन पूछ के कि क्या बता रहा है कैंडिडेट।
तो ये एक तरीका भी है। चलिए, ये तो आपका क्लियर हो गया। बायोमेट्रिक आपको मिलाना है, आपका बायोमेट्रिक हाथ से नहीं मिल रही है तो आपकी आइरिस से मिलाने की गुजारिश करनी है, ये भी एक बायोमेट्रिक का तरीका है। तो आपका यहाँ से प्रोसेस से हो जाएगा। अब चलते हैं, जो हमें 16 डॉक्यूमेंट है सब पे एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन जो पहले कुछ है डॉक्यूमेंट वो सब पे एप्लीकेबल होता है। पहला, आपकी जन्म तिथि मैट्रिक हाई स्कूल जो होता है उससे ही लिया जाएगा, जो आपके इसमें लिखा हुआ रहता है। तो कुछ लोग कहेंगे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे क्या है, 10/5/2000 है, और जब एक हमने फॉर्म भरा था तो 10/8/2000 कर दिया। देखिए, इन सब का सॉल्यूशन एक है। अगर ऐसी गलती हुई है तो आप तो मार्कशीट अपना ले ही जाएंगे। क्या ले जाएंगे? मार्कशीट भी ले जाएंगे और अपनी आधार कार्ड तो ले ही जाएंगे, इसके साथ एक पैन कार्ड भी लेते जाइएगा, और जिससे आप दिखा देंगे कि मेरे इसमें भी वही डेट ऑफ बर्थ है, इसमें भी यही है, मार्कशीट में भी यही है। तो रेलवे शायद इसको डेट ऑफ बर्थ का मान जाएगा, क्योंकि इसमें केवल एक इशू होनी चाहिए, नोटिफिकेशन के हिसाब से आप एज क्रॉस नहीं कर रहे हैं कम्युनिटी का, और यूआर है तो यूआर का, तब आपको इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं आएगा। अब इसमें आता है कि मैट्रिक और हाई स्कूल में मेरे फादर्स नेम यानी आपके पापा का नाम और मदर नेम, फादर नेम और मदर नेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, हिंदी में ठीक है, इंग्लिश में गड़बड़ है, किसी का वर्ड मिस्टेक है, किसी का कुछ और मिस्टेक है, यानी नेम से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, इसके लिए दो चीज़ चाहिए होती है। पहली सॉल्यूशन आपके पास है एफिडेविट। एफिडेविट बना लीजिएगा, ये लेके जाना है कि मेरे फादर का नाम क्या है, कोई भी फॉर्मेट में। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे फॉर्मेट चाहिए, वो आप जाएंगे रजिस्ट्रार ऑफिस में, यानी रजिस्ट्रार कहाँ, जहाँ पे टाइपिंग वाले बैठे हुए रहते हैं, जो खेत खलिहान के रजिस्ट्री होती है वहाँ पे, तो एक पेपर पे वो बना के देंगे, उनके पास फॉर्मेट रहता है हिंदी इंग्लिश सब में। आपको खाली ये बताना है कि मेरे ये फादर का नाम, अपने नाम, मदर नाम, किसी के नाम में ये स्पेलिंग मिस्टेक है, वो अपडेविट बना के दे देंगे। पहली तो अपडेविट हो गई। दूसरी अपडेविट के अलावा दूसरी सॉल्यूशन ये है कि इसके साथ ही अगर नाम में मिस्टेक है तो अपना आधार कार्ड तो ले ही जा रहे हैं, पैन कार्ड तो ले ही जा रहे हैं, साथ साथ में जिनके नाम का प्रॉब्लम है उनकी भी आधार, पैन कार्ड या राशन कार्ड जो गवर्नमेंट का होता है, पासपोर्ट है आपके पास तो पासपोर्ट, जो डॉक्यूमेंट दिया हुआ रहता है उन सारे डॉक्यूमेंटों में से एक दो डॉक्यूमेंट ले जाइएगा और उनसे दिखा दीजिएगा कि मेरा ये चीज़ें सही है, तो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब तीसरी प्रॉब्लम लोगों की एक और रहती है कि मैट्रिक में कुछ और है, हाई स्कूल में कुछ और है, इंटर में कुछ और है, और हमारा ग्रेजुएशन में कुछ और है। तो देखिए, आपकी वेरिफिकेशन केवल 10+2 में होगी, बाकी में क्या है वो देखा जाएगा। लेकिन उसके लिए भी अगर आप अपडेविट बना लेते हैं तो आप मोर देन सिक्योर हो जाते हैं। लेकिन सफिशिएंट एक ही है कि 10th में आपका मैच कर रहा है सब कुछ, तो आगे का मैच किया जाएगा, लेकिन सर्टिफिकेट तो आपको चाहिए ही। दूसरा, 10+2 हायर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट चाहिए, अगर क्योंकि ये वैकेंसी 10+2 का ही है, तो 10+2 मस्ट चाहिए। लेवल किसके लिए? 2 के लिए, और लेवल 6 के लिए। और लेवल 6 के लिए तो आपको फाइनल चाहिए, यानी आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, और लेवल 3 के लिए 10+2 चाहिए। वैसे ही लेवल 4 और लेवल 5 के लिए ग्रेजुएट चाहिए। तो इन सारे का आप ध्यान रखेंगे कि आपकी ये डिग्री हो। अब लोगों का सवाल आता है डिग्री पे ही, दोनों को हम मिला देते हैं एक साथ। इसमें एक लोगों का सवाल ये आता है कि मेरा रिजल्ट, जो हमने पहले भी बात कर रखा है, रिजल्ट नोटिफिकेशन की डेट मान लेते हैं 31/3/2019 है, और मेरा रिजल्ट इसके बाद आया है। देखिए, आया मतलब आपकी पास आउट डेट से लेना है। आपकी पास आउट पहले की है इस डेट से, और आपकी पेपर बाद का है, यानी आपकी जो रिजल्ट निकाले हैं उसमें डेट अलग है। तो आपको क्या करना होता है कि जब जिस डेट में रिजल्ट पास आउट होता है
उसकी एक मेल या उसकी कॉपी या कहीं वेबसाइट पे अवेलेबल है या स्कूल से लिखवा लेना है कि मेरे सेशन का रिजल्ट जुलाई में ही हो गया था, लेकिन मैं इस जुलाई में रिजल्ट नहीं लेके 2022 में लिया, 2021 में लिया, कोई इशू नहीं है। आपका सेशन केवल मैच करना चाहिए जो इसके नोटिफिकेशन से पहले आपकी रिजल्ट डिक्लेयर हो, किसमें, पब्लिक डोमेन में। ध्यान रखिएगा, जिसका प्रूफ आपके पास अवेलेबल हो और आपकी मार्कशीट में डेट कोई भी लिखी हुई है चल जाएगा। आपका सेशन मार्कशीट के ऊपर सेशन रहता है कि आपका सेशन 2000, मान लीजिए कि यहाँ पे 2002 से लेके 2004 है, तो ये सेशन आपको लिखा रहेगा। तो रेलवे को भी पता है कि जुलाई 2004 तक रिजल्ट आ गई होगी और 2005 में बंदे ने यहाँ अप्लाई किया है, तो इसका रिजल्ट आ गया होगा, बस आपको खाली प्रूफ दिखाना है। अब इस सर्टिफिकेट में इशू ये लोगों का है कि हमने यहाँ पे मेरे नंबर 60.25% थे, फॉर्म भरते वक्त इसमें हमने भर दिया था 60.52%, या इसी तरह का और कोई भी एरर। तो देखिए, ये कोई मतलब नहीं है, रेलवे को केवल पास सर्टिफिकेट चाहिए, ये मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक्चुअल में हमेशा हमें सही भरना चाहिए, कभी गलत ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये करेक्शन हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद है निर्धारित योग्यता रखने के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्रों की परिणामों में प्रकाशन की तिथि का संकेत ऑनलाइन आवेदन तिथि के अनुसार स्नातक और डिग्री होना चाहिए। जो हमने ये तीनों डिग्री की बात किया है, ये कब का होना चाहिए, आपकी नोटिफिकेशन का पहले का। लेकिन कई लोग कहते हैं कि मैं तो डुप्लीकेट कॉपी बनाया हूँ, वो उन्हीं की बात बता रहा हूँ। सारा चीज एक एक कवर करेंगे इस वीडियो में। डुप्लीकेट बनाया हूँ यानी मैंने सेकंड कॉपी बनाया है या रिजल्ट देर से रिसीव किया है, तो ऐसे केसों में आपको रिजल्ट की जो पब्लिशन डेट है वो लेके जाना पड़ेगा, या उससे संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट या अपने स्कूल, विश्वविद्यालय, कॉलेज से लिखवा के कि मेरा रिजल्ट इतने का जारी हो गया था। या ये कॉमन लिस्ट आती है जो रिजल्ट की, वो कॉमन लिस्ट में दिखा देंगे कि ये रिजल्ट इस तारीख को डेट हुआ था, इसमें मेरा सीरियल नंबर 10 और 12 में मेरा है। तो कोई भी आपकी एक्सेप्ट कर लेगा, आपकी एप्लीकेशन को मान लेगा और आपको आगे के लिए अलाउ कर देगा। अब इस डिग्री डिप्लोमा में अगर लगता है कि और भी कोई चीज़ ऐसी इशू है तो टेक्निकल सावधान हो जाएगा, उसके लिए कोई आपको ज़्यादा इशू नहीं करना पड़ेगा। एक इशू और है लोगों को, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास केवल मार्कशीट है, फाइनल डिग्री नहीं है। देखिए, फाइनल डिग्री लेना चाहिए, लेके जाना चाहिए, अच्छा है, लेकिन मार्कशीट भी रह गया तो रेलवे मान लेगा आपको। लेकिन जब ज्वाइनिंग होगी उस समय तो आपको मार्कशीट मांगा ही जाएगा, हो सकता है आपको डीबी में ही मांग दे, तो आपको मार्कशीट लेके जानी चाहिए। और जनरली अगर नहीं है तो आपको रेलवे क्या बोलेगा, बाद में जमा करा देना, टाइम दे सकता है 1 मंथ 2 मंथ या जितनी टाइम देगा, तो आपको तो मेहनत उतना ही करना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि पहले ही लेके चले जाइए। तो अब क्वालिफिकेशन, नाम, डेट ऑफ बर्थ इशू सब खत्म हो गया। इसमें डेट ऑफ बर्थ भी किसी का इशू है, सब कुछ यहीं पे वेरीफाई हो जाएगा, वही प्रोसेस वही रहेगी। चलिए, मेन प्रॉब्लम यहाँ से लोगों को खत्म हो जाती है। फिर भी आगे बात करते हैं, आगे और जो जो प्रॉब्लम है उसकी। अनुसूचित जाति और जनजाति हैं, उनके लिए भी अपना वो चाहिए, प्रमाण पत्र चाहिए, जो 1/3/15 से मैं लिया हुआ, तो 1/19 के अनुसार आपको लेना है, जिसमें आपको सारी चीजें, आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा अनुसूचित जनजाति SC ST के लिए। अब देखिए, लोगों का कहते हैं कि ये कितने साल का वैलिड होता है। तो देखिए, कास्ट जो भी होता है किसी भी कम्युनिटी की बात करेंगे यहाँ पे, ये कम्युनिटी लाइफ टाइम होता है, कितनी भी पुरानी है चलेगा। रेलवे केवल खोजता है कि रेलवे जो फॉर्मेट दिया है वो आपको नोटिफिकेशन में फॉर्मेट मिल जाएगा, उस फॉर्मेट के में चाहिए। ब्लॉक लेवल का भी चल जाएगा, आपको कोई लेवल का भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। खाली उसमें स्टैंप और सिग्नेचर और अच्छे से आपके नंबर उस पर पड़े हुए होने चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रहेगा तो अच्छा है, नहीं तो दूसरे फॉर्मेट में भी एक्सेप्ट कर सकता है रेलवे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर दिक्कत आएगी तो फिर से आपको दोबारा जमा कराना पड़ेगा, ये इशू है। इसलिए कोशिश करें कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दे, और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में देंगे और किसी भी अधिकारी का साइन रहेगा तो चल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है
तो सबसे अच्छा माना जाता है वैलिडिटी उसकी, क्योंकि उसकी सत्यता जांच करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है रेलवे को। लेकिन इससे जिससे नीचे आता है, जैसे ब्लॉक लेवल आ गया, ब्लॉक लेवल से कुछ लोग कहते हैं ग्राम पंचायत या मुखिया या कई जगहों पे अलग अलग होते हैं वो अधिकारी, वहां से भी बना लेते हैं तो चलेगा तो सब। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाला सबसे ज़्यादा वैलिड होता है, उस पर संदेह कोई पैदा नहीं करता। बाकी ऑल इन अलाउ है, सब अलाउ है। इसी तरह ओबीसी भी और इसी तरह ईडब्ल्यूएस भी सभी का अलाउ है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, ओबीसी आपकी 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि 8 लाख वाली जो लिमिट है, शायद अब बढ़ा है या नहीं बढ़ा है मुझे पता नहीं है अभी। 8 लाख का जो लिमिट है वो ईयरली होता है और हर साल किसी का इनकम चेंज होता है। तो आपको ओबीसी आपको लेना पड़ेगा नए वाले में। और ध्यान देना पड़ेगा कि अगर ओबीसी के लिए आप लेते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रमाण पत्र की बात करते हैं, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होने चाहिए, उस पर नंबर पड़ा हुआ हो, उस सर्टिफिकेट का सील लगी हुआ है वहाँ का, और वैलिडिटी हो और उसमें लिखा हो नन क्रीमली लेयर। ये जरूरी है कोई भी फॉर्मेट में हो। अगर आपकी फॉर्मेट में क्रीमली लेयर लिखा आ जाए, नन हट जाए, तो आपको यूआर में कंसीडर माना जाएगा और आप अगर ओबीसी के कटअप से क्वालिफाई किए हैं तो बाहर हो जाएंगे। अगर यूआर का कटअप किए हैं तो आपको मौका मिलेगा। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस के केस में भी होगा। हालांकि ईडब्ल्यूएस के लिए नोटिफिकेशन में लिखा है कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट किसी भी फाइनेंशियल ईयर का माना जाएगा। अब देखते हैं कि फाइनेंशियल ईयर वही रहेगा कि नया आएगा। जब आपकी 17 तारीख की आएगी डिटेल, उसमें पता चल जाएगा चेन्नई वाले में कि किस फाइनेंशियल ईयर का आपको ईडब्ल्यूएस मांगा है। ऐसे ओबीसी का एकदम बिल्कुल नवीनतम चाहिए होता है। अब ओबीसी में कुछ लोगों का रहता है कि ओबीसी मेरे बने हुए का इतना टाइम हो गया, ये हो गया, तो टाइम तो आपको यहाँ क्लियर है ना, 1 ईयर का ही होना चाहिए। अब कुछ लोगों का एक सवाल यहाँ आता है कि मैंने ओल्ड वाला का नंबर लिखा था और ओल्ड वाला नहीं है, तो दोस्त उसकी फोटोकॉपी भी हो तो दिखा दीजिएगा कि ओल्ड वाला मेरा ये था और नया वाला ये है, यानी दोनों आप लेके जाएंगे। ओबीसी ओल्ड और पुराना दोनों, कंफ्यूजन दूर नहीं करना है, दोनों आप लेके जाएंगे। क्योंकि आपको मैं एक चीज़ और बता दूं थोड़ा सा यहाँ बीच में, कि आपकी अगर फर्स्ट, 1 मिनट यहाँ कुछ इशू है, आपकी अगर फर्स्ट पैनल में नाम नहीं आया ना, तो आपको आने में फिर 2 से 3 महीने या 1 महीने गुजर जाएंगे और वो आपकी एक तरह से नुकसान होगी। और वो नुकसान होगा क्यों? क्योंकि आपकी डॉक्यूमेंट वहाँ पहुँचेगी नहीं, जिसके कारण से दिक्कत आती है। तो डॉक्यूमेंट अच्छे से ले जाए और तैयार करके ले जाए। उसके बाद आप कह रहा है परीक्षा में, वही आपका बात है कि अगर आप अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवार या गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर पे अनुसरण के अनुसार समुदाय का 100 घोषणा के निर्धारित आर्थिक रूप से पिछड़े उम्मीदवार का है, जो लोग सेलेक्ट कर लेते हैं ईबीएस या पोस्ट कह देते हैं, अदर इनकम वाली इशू है कई लोगों का, जो सेलेक्ट कर लेते हैं। 250 रुपये फीस देना है और 500 देना है। तो देखिए इसमें राशन कार्ड भी चल जाता है और कोई भी ऐसा बना हुआ प्रमाण पत्र जिससे आपकी इनकम उस लिमिट से 50,000 या क्या है या 50,000 होगा, उससे कम का होना चाहिए। मैंने तो कभी यूज नहीं किया, फी कम करने में इसमें फी कम में लगती है, इसलिए लोग अप्लाई करते थे। तो इसके लिए आपको एक लेके जानी चाहिए, आपके पास राशन कार्ड या कोई और फॉर्मेट में हो, और नहीं हो तो अपने अनुमंडल वगैरह से बना के लेके जाइएगा, और कम से कम उससे आपकी आय के लिए बेनिफिट होगा। उसके बाद है वर्तमान नियोक्ता में सभी पत्ती पत्र देना है, हिंदी में बता रहा हूँ। अगर कोई नौकरी में है, और नौकरी मतलब सरकारी नौकरी बोलिएगा, देखिएगा सरकारी नौकरी किसमें, केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में या सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों में संविधारित है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, मैं ऐसे जॉब में हूँ जिसमें प्राइवेट है। तो देखिए यहाँ पे एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और एनओसी उसी समय लगती है जब आपने फॉर्म अप्लाई किया है। एनओसी बाद में कोई देता नहीं है। अगर आपको एनओसी फॉर्म में नहीं भरे हैं और एनओसी मांगा जा रहा है, तब तो आपके लिए ये बताना चाहिए कि मैं कर्मचारी नहीं हूँ। लेकिन आजकल एनपीएस वाला इशू है, जिससे सारी की डिटेल निकल जाएगी, आधार कार्ड से सारी डिटेल निकल जाती है। इसलिए आपने जब एनओसी भरा है तो 2 तरीके से एनओसी ले सकते हैं।
पहला तरीका यहाँ से मैं लिख रहा हूँ और दूसरा तरीका इधर लिखूँगा। पहला तरीका ये है कि जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था उसी समय ऑर्गेनाइजेशन से एनओसी ले लीजिए। ये सबसे बेनिफिट है जिसकी आपकी फॉर्म प्रॉपर चैनल ट्रांसफ़र होती है, लेकिन परमिशन कई जगह से मिलता नहीं है और कुछ लोग जानकारी के अभाव में एनओसी डायरेक्ट नहीं अप्लाई करते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है, जो आप पहले ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, पहले यहाँ डीवी उवी सब कुछ करा लीजिए, ज्वाइनिंग आने लगे तो पहले वाले ऑर्गेनाइजेशन में अपने पर्सनल कारण से रिजाइन कर दीजिए कि मेरे अपने पर्सनल कारण है, घर में इशू है या जो भी है, इसको रिजाइन कर लीजिए। और रिजाइन करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगी जिसमें लिखा रहेगा कि आपको रिलीविंग लेटर है, उसको भी एनओसी की तरह यूज कर सकते हैं। एनओसी मतलब ये होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांगा जाता है कि आप 2 जगह जॉब नहीं करेंगे, पहले वाले आपको छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पे आप पहले से ही रिजाइन दे देंगे, तब मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कि मैं जमा करा दूंगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसी बारी आ जाए, ये जुगाड़ है, मैं तरीका बता रहा हूँ कि ये है जुगाड़, इसको बोलते हैं जुगाड़, लेकिन ये भी सही है कि आप रिजाइन कर रहे हैं अपने रीजन से, आपके पास रिलीविंग सर्टिफिकेट रहेगा और रिलीविंग सर्टिफिकेट को एज ए एनओसी अप्लाई कर सकते हैं और कह सकते हैं आप कि मुझे ये जॉब नहीं करना है। हाँ, हालांकि इसके लिए आपको वहाँ पे जो एग्ज़ाम होंगे, जो टीचर होंगे, उनसे पहले पूछ लेना चाहिए कि ऐसा मैं करके लाऊं तो कोई आपत्ति है आपको, तो बोल देंगे कि नहीं आपत्ति है। लेकिन अगर जॉब में आप काम कर रहे हैं और अप्लाई नहीं किए हैं तब दिक्कत है। लेकिन एक इशू और आती है कि कुछ लोग ज्वाइनिंग कर चुके हैं, कोई लोग ग्रुप डी में ज्वाइन किया है, कोई एलपी में ज्वाइन किया है, और लेकिन उससे पहले 2019 का फॉर्म भरा था और उनके पास कुछ नहीं था। वैसे कैंडिडेट को, अगर रेलवे से रेलवे ही है तो वैसे कैंडिडेट को टेक्निकल रेजिग्नेशन देना होता है। टेक्निकल रेजिग्नेशन में नथिंग कुछ होता है, इसमें ये होता है कि पहले वाले पोस्ट से आपका रेजिग्नेशन स्वीकार करके उसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको दूसरे पोस्ट में जाने की परमिशन मिल जाएगा और इसमें कोई आपका नुकसान भी नहीं होगा। सारे सीएल आपके जितने भी मेडिकल बेनिफिट वगैरह, आपके सीएल तो ट्रांसफ़र होता नहीं है, ईएल की बात कर रहा हूँ, ये सारे चीज़ें बेनिफिट आपके उसके साथ ट्रांसफ़र हो जाएगा। और साथ में ट्रांसफ़र होने के साथ साथ पे प्रोटेक्शन भी मिलेगा। पे प्रोटेक्शन क्या चीज़ होता है आपका बहुत लोगों को पता नहीं, तो मैं बता दूं, पे प्रोटेक्शन वो है जिसमें आपकी वर्तमान बेसिक जितनी है उतना से कम रेलवे नहीं देगा, उतना तो देगा ही, और अगर हायर पोस्ट पे आप सेलेक्ट है तो हायर तो देगा ही, और हायर पोस्ट पे भी जाएंगे तो एक आध हो सकता है आपको वो दिया जाए, एक आध इंक्रीमेंट दिया जाए। जनरली तो कम से कम वो पोस्ट हायर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बराबर है तो इंक्रीमेंट देके एक पे प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो ये सब रेलवे का प्रोसेस है, ये सारा चीज़ें आप इसको कर लेंगे। उसके बाद अगर कोई आदमी ऐसा है जो एक सर्विसमैन या कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो 20 साल 17 साल 16 साल ऑलरेडी गवर्नमेंट की सेवा दे रखे हैं, उनको तो अपनी देनी पड़ेगी सर्विसमैन से रिलीविंग वाला। और इसमें ये ध्यान रहना चाहिए कि रिलीविंग के बीच का टाइम एक गैप है, वो टाइम देना होता है। ये आम साधारण बात के बात नहीं है, लेकिन इसमें एक गैप होनी चाहिए कि आपकी रिटायरमेंट से इतनी गैप के बाद दूसरी सर्विस होनी चाहिए, और उसमें भी गैप रहेगा तो आपकी आगे प्रोसेस चलेगी। और साथ में अगर अभी भी जॉब कर रहे थे तो एनओसी वगैरह सब कुछ इनमें लग जाता है। तो इनकी कंडीशन अलग है, मेरा एक्सपीरियंस इस पे थोड़ा कम है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अपने अपने कैटेगरी में, पीडब्ल्यूडी का भी बहुत सारा अलग अलग फॉर्मेट है, अपने अपने कैटेगरी में कोई मल्टीपल डिसेबिलिटी का है, कोई आपका एज अलग अलग हीरिंग का है, कुछ अलग अलग बीएच का अलग होता है, तो सबका अलग अलग देख लेंगे, उसके हिसाब से ले जाएंगे। और आपने टाइपिंग टेस्ट का बेनिफिट भी लिया है, वो भी प्रमाण पत्र ले जाएंगे कि टाइपिंग टेस्ट हमें नहीं देना था, उसके लिए भी। उसके बाद अगर है कि आपके पास अगर मेडिकल के उन उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है जो ट्रैफिक अप्रेंटिस गुड गार्ड्स के लिए आवेदन किया है। देखिए आरआरबी वेबसाइट पर उपलब्ध एक नेत्र विशेषज्ञ मेडिकल सर्टिफिकेट उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है जिन्होंने ट्रैफिक अप्रेंटिस कैटेगरी 2 और गुड गार्ड्स के लिए आवेदन किया है। अब देखिए इस बार हमें नहीं लगता कि ये चीज़ लागू होगा गुड गार्ड्स पे। यहाँ तो कैटेगरी केवल एएसएम के लिए लगता था, स्टेशन मास्टर के लिए, और अब हो गया ये पोस्ट स्टेशन मास्टर, और दूसरा लगता था ट्रैफिक अप्रेंटिस का। तो देखिए इसके बारे में मैं 9वें नंबर डॉक्यूमेंट पे पूरी कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, इसको थोड़ा सा और
आपको ध्यान देना चाहिए। जब आपकी नोटिस आएगी उस समय इसमें क्लियर हो जाएगा कि ये मेडिकल सर्टिफिकेट अब देना है या नहीं देना है। और मैं ये डाटा लिया हूँ वो 3/2015 का है, कई जगह आपको 3/15 इसके रेफरेंस में मिल भी जाएगा। उसके बाद आपको विधवा, तलाकशुदा, न्यायिक महिला व ऐसे लोग हैं उनको कानूनी दस्तावेज देना होगा, वो पहले ही दिया जाता है, वो आपको देना ही पड़ेगा, तभी आपका इसका आरक्षण मिलेगा, नहीं तो नॉर्मल कैंडिडेट के रूप में काउंट किया जाएगा। उसके बाद आपका जो सबसे बड़ी इशू आती है लोगों को कि नमकीन खाने का लोगों का आदत है। जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है और लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आपने एडमिट कार्ड को कहाँ रख देते हैं पता ही नहीं है, उसमें मूंगफली या नमकीन खा लेते हैं। लेकिन उसकी पेपर कटिंग आपको मांगा जाता है कि प्रथम चरण का, द्वितीय चरण का, तृतीय का, वो आप लेके आए ऊपरी भाग जो एग्ज़ाम का है। तो देखिए आजकल डिजिटल है, अगर किसी के पास ये नहीं है, ऐसे तो CBT 2 का सबके पास होगा, अभी तत्काल है, इतनी ज़्यादा समय नहीं गुजरा है, लेकिन CBT 1 का टाइम हो चुका है, तो इसका हो सकता है लोगों का। टाइपिंग टेस्ट या आपका CBAT का तो होगा ही सबके पास, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगी, सब लोगों का पास होगा। अभी तो जल्दी ही ख़त्म हुआ है ये टेस्ट। तो अगर किसी के पास नहीं है तो अभी अगर आपने स्कैन कर रखा है वो भी लेके जाएंगे, तब भी कोई बात नहीं है। इसमें इसको मांगने का एक ही मकसद होता था कि जो उसमें एग्ज़ाम सेंटर में कौन साइन करता है, सिग्नेचर करता है, वो करता है आपके वहाँ पे जो गार्डिंग में रहते हैं, वो आपको केयर टेकर कह सकते हैं, इन्विजिलेटर भी कह सकते हैं, जो कह सकते हैं जिनका नाम है, आप उनका एक स्टंप लगती है उस सेंटर पे कि आप उस सेंटर पे एग्जाम दिया है और सिग्नेचर होती है। वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए ये मांगा जाता है। लेकिन एक मिनट, सॉरी, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप तो कुछ नहीं कर सकते, आपको इसके लिए जाना है। लेकिन आज के डेट में क्या है, बायोमेट्रिक है, बायोमेट्रिक से आपका टेस्ट हुआ है सेकंड का, तो उससे भी वेरिफिकेशन हो जाएगा। हैंड राइटिंग वाली इशू है, उससे भी हो जाएगा। तो चलिए ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप ढूंढ लें डिजिटल रूप से या आपके पास अवेलेबल है उसको रूप में। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन के लिए उम्मीदवारों के लिए आपको कॉल लेटर जो आएगा वो 17 तारीख से 17/9/2022 से डाउनलोड होगा वेबसाइट से, ये भी ज़रूरी है, इसको भी लेके जाना है। उसके बाद 11वां आपका 12वां डॉक्यूमेंट है, आपके साथ 3 से 10 फोटो ले जाइएगा। कई जगह तो 4 भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन 10 फोटो पासपोर्ट साइज 3x4 जो साइज होता है स्टैंडर्ड, उसको लेके जाना है। और ये साइज आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, कुछ मेडिकल में लगेगा, कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेगा, इसलिए सफिशिएंट क्वांटिटी में ले जाएंगे। अब 2 यहाँ इशू आता है, मैं बता दूं सारा एक्सपीरियंस से। पहला इशू आता है कि ये ओल्ड हो गया है, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास ओल्ड है, और दूसरा हो गया है कि न्यू है। तो देखिए सबसे अच्छा होता है कि न्यू फोटो आप ले जाएं, बेहतर है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो हमने फॉर्म भरा था वही मांगता है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। फॉर्म भरना वाला फॉर्म फोटो किसके पास रहेगा, जो एग्ज़ाम जल्दी ख़त्म हो जाएगी। 2019 से लेके 2022 तक कोई रखेगा नहीं, आपको 23 भी हो सकता है, तो 23 तक कोई रखेगा नहीं। तो इतना लंबा समय तक प्रिजर्व करके रखना अच्छा नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि जब अगर ओल्ड वाला है, अगर उसी कलर का आप बैकग्राउंड और लगभग वैसे ही पिक्चर, वैसे ही शर्ट या आपने जो क्लॉथ पहन रखा है उस हिसाब से भी पिक्चर बना लें और न्यू में बना लें, कोई इशू नहीं होगा और इस पे कोई आपत्ति भी नहीं होगा कि न्यू फोटो लगाए हैं। उसके बाद 14वां नंबर है, आपके पास कोई और भी डॉक्यूमेंट है, आपने कुछ अलग तरीके का डिमांड ले लिया है या कोई और आपके पास रिलेवेंट है, कुछ आरक्षण से रिलेटेड है या कुछ भी है, वो लेके जाना है और छोड़ना नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जब जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर में तो 10 ग्राम अगर कोई पेपर भारी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन 10 ग्राम के इशू में आपको दोबारा मांग लिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आपका टाइम खराब होगा और फिर से वापस आके जमा कराना पड़ेगा। यानी इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है सबको अच्छा से सेफ्टी के साथ ले जाना है। अगला आगे चलते हैं। अगला आपके पास है सारी चीज़ें की जड़। वहाँ तक तो हमारे पास कहाँ तक आ गए थे हम, 14 तक तो डॉक्यूमेंट आ गए थे।
14 के बाद रेलवे ने सजेशन देता है एक नोट के द्वारा अफिडेविट के रिगार्डिंग, अगर ऑनलाइन आवेदन में नाम, पिता के नाम, मूल निवास पत्रों, दस्तावेज का वर्तमानी भिन्नता वगैरह में उम्मीदवारों का स्टम्प पेपर मजिस्ट्रेट नोटिस द्वारा हलफनामा, जिसको अफिडेविट कहते हैं, जिसमें प्रमाण पत्र संबंधित व्यक्ति के सत्यापन तारीख पर और वही है ये लिखा हुआ हो, आपको ले जाना है। जो हमने पहले भी बात कर लिया है कि नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, प्रमाण पत्र, आपकी मूल निवास, आपके किसी का टेम्प्रोरी एड्रेस परमानेंट एड्रेस हो गया है, परमानेंट एड्रेस टेम्प्रोरी हो गया है, तो सब का सॉल्यूशन अफिडेविट है और इस अफिडेविट को आपको ले जाना है। और जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होगा, अगर कोई चेंज करना है तो वहाँ भी आपको एड्रेस लिखा जाएगा, वो एड्रेस को आप सही लिखेंगे। कुछ लोगों का कमेंट कई दिनों से आ रहा है मेरे पास कि मैं महाराष्ट्र रहता था, अब बिहार का, महाराष्ट्र में रहा था, अब बिहार में रहता हूं, जिसके कारण से टेम्पोररी और परमानेंट एड्रेस दोनों चेंज हो गए, मेरा पुलिस वेरिफिकेशन कहाँ होगा? तो देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन वही होगा जहां आप डीबी में जाएंगे और जो एड्रेस लिखेंगे उसी में होगा। तो आपके पास ऑप्शन है डीबी में एड्रेस लिखने का, आप सही एड्रेस आप वहां पे लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको कहा जा रहा है कि अगर आपके पास कुछ भी हो तो एक तो अभी इस बार नया इंस्ट्रक्शन आया है, ये तो हो गया आपका 15वां। 16 नंबर ये है कि उम्मीदवार को अपने पास कितने कॉपी, कम से कम 2 कॉपी स्व सत्यापित यानी सेल्फ अटेस्टेड लेके जाना है। ये भी आपको लिए जरूरी है, 2 कॉपी, जितने भी प्रमाण पत्र हैं सबके लिए। तो ये बना के 2 सेट अलग से रखेंगे। और 16वां के बाद एक 17वां इंस्ट्रक्शन है कि जो आप वेबसाइट पे जाएंगे चेन्नई पे, तो वहाँ दिखेगा कि आपके जितने भी कॉपी है ना, सबको वेबसाइट पे क्या करना है, अपलोड करना है, जिससे आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम नहीं लगे। और ये स्कैन करके और कलर स्कैन करके अच्छे से आपको वेबसाइट पे अपलोड करना है। तो ये हो गया हिंदी में। जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, नीचे में है सारी चीज़ें इंग्लिश में दिया हुआ है। इसका रिमीडी एक्शन भी हमने सारा कुछ बात कर लिया, और कुछ चीज़ जो हमारे थंबनेल में के बच गए हैं उसकी बात कर लेते हैं। ईबीसी के सिलेक्शन का आपको सोल्यूशन मिल गया होगा, स्पेलिंग में नेम सर्टिफिकेट का मिल गया होगा, सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ, इशू डेट वगैरह है उसका मिल गया होगा, परसेंटेज गलत भरा गया है, कोई इशू नहीं है, परमानेंट और टेम्प्रोरी एड्रेस है, कोई इश्यू नहीं है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, अच्छा है, न्यू है और अच्छा है। लेकिन अगर ओल्ड लेज है आपके पास तो लेते जाइएगा, क्योंकि रिलेवेंट है। कहाँ का बना हुआ होना चाहिए ईडब्ल्यूएस? तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट लेवल का वैलिडिटी होता है, उससे नीचे का भी सब चल जाता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट का अगर रहेगा तो कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा। उससे नीचे रहेगा ब्लॉक लेवल या उससे नीचे बीडीओ या और नीचे में आ जाएगा कर्मचारी लेवल पे, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको अच्छा रहता है, लेकिन उसकी मतलब थोड़ी सी वैलिडिटी का इशू रहता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं चलता, सब चलता है। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए, उसमें सारा फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को यूज किया जाए। और ये था पूरा डिटेल। हालांकि वीडियो लंबा हो गया, लेकिन हमने कोशिश किया है कि कोई भी टॉपिक को आपको छोड़ा नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।